गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ और 21st हमने ऑलरेडी कर रखा है और 22nd चैप्टर भी हमने कर रखा है। 21st है डेमोक्रेसी एंड इट्स की फीचर, जिसमें हमने डेमोक्रेसी पढ़ा के बारे में पढ़ा था। तो पहला जो लाइन है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इसका एग्जैक्ट जो डेफिनेशन दी थी वो इब्राहिम लिंकन ने दी थी। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसके अंदर की फीचर्स दे रखे हैं कि डेमोक्रेसी के की फीचर्स क्या हैं। ऑफ कोर्स इक्वलिटी, नो डाउट इन दैट। तो ये पैरा जो है पूरा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में है। डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर क्या है, तो किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने में अलग अलग तरीके जो हैं वो हिस्ट्री ने विटनेस किए हैं। तो एक तो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, रिलीजियस लीडर जो पहले के टाइम में, फिर किंग्स ने रूल किया है, मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। और अभी जो चल रहा है फिर वन सिस्टम, वन पॉलिटिकल सिस्टम है केवल, जहाँ पे चाइना के अंदर एक से ज़्यादा टू पॉलिटिकल सिस्टम ही है केवल। तो जैसे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है आपके यूएस के अंदर, और इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी, एक से ज़्यादा पार्टी है। तो जैसे नेशनल पार्टी भी एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा हैं, और रीजनल पार्टीज़ भी हैं इंडिया में जो, तो वो अलग डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। इसके बाद जो डेमोक्रेसी के अंदर जो खास है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। जो बाकी जितने भी सिस्टम है, चाहे वो डिक्टेटरशिप सिस्टम हो, चाहे वो वन पार्टी सिस्टम हो जो चाइना में है, या फिर जो है मोनार्की हो जहाँ पे किंग का रूल हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। जो एक जने ने बोल दिया या एक ग्रुप ऑफ पीपल ने डिसाइड कर लिया वही फाइनल हो जाता है। फिर अपन ने इसमें पढ़ा था अपन ने इक्वलिटी और इन डेमोक्रेसी। इसके बाद में इनइक्वलिटी इन इंडिया जो है, इक्वलिटी ऑफ डेमोक्रेसी जो पढ़ा था। इसके बाद में हमने पढ़ा था इनइक्वलिटी और इन इंडिया। मेरा यहाँ पर्पज़ ये एक रिफ़्रेश इसलिए करा रहा हूँ कि मैं सीधा इससे क्वेश्चन जो हैं वो आपको ओरली एक्सप्लेन करूँगा और आपको लिखना है जैसे कि हम क्लासेस में भी करते हैं। ओके। इसके बाद है इनइक्वलिटी इंडिया में क्या है कि इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, नो डाउट इन दैट। अभी विथ टाइम इनइक्वलिटी जो है वो बहुत कम हो गई। अदरवाइज़ पहले जो था वो कास्टिज्म तो के साथ में रिलीजियस इनइक्वलिटी है जो इसमें ले रखा है, कास्ट इनइक्वलिटी है। इसके बाद में आपके जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, मतलब कि डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस, वो इनइक्वलिटी है। तो ये चीज़ कवर की। फाइनेंशियल इनइक्वलिटी इस चैप्टर में कवर नहीं की है। बाकी जो है, जो फाइनेंशियल बोल लीजिए, इकोनॉमिक बोल लीजिए, लेकिन कास्ट, रिलीजियस इनइक्वलिटी के बारे में आपको इस चैप्टर में एड्रेस किया गया था, जिसको एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमको मिलता है डेमोक्रेसी का, और ये बोलें कि डेमोक्रेसी का जो की फीचर है जिसको जो है इक्वलिटी, हर एक जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लॉ के इक्वल है, सबके लिए सारे राइट्स इक्वल हैं। तो वो क्या चीज़ करता है, वो ह्यूमन डिग्निटी को एनहांस करता है। तो देयर डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट, तो जो है इसको एनहांस करता है। मतलब कि जो एक सेल्फ एस्टीम होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, वो बढ़ती है जब आप किसी भी स्कूल में हो वहाँ पे, या आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, या आपके फ्रेंड हो, अगर आपको बहुत अच्छे से इक्वली ट्रीट करते हैं तो आप क्या फील करोगे, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट हाई होगा, आप हाई सेल्फ एस्टीम होगा, और आप डिग्निफाइड फील करोगे। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट जो है तरीके से जो है वो इसका केयर किया जाता है। इसके बाद है पढ़ा था फॉर्मल इक्वलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इसके अंदर आपको क्या है इक्वलिटी, कैसे है, किस तरह से प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जो है एक्सप्लेन किए हैं मेन फोर। इसके बाद में जो प्रोविज़न्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल के रूप में आर्टिकल 15 है जिसके अंदर उसके 4 पॉइंट हैं, उसको 2 पॉइंट है उसको समझाया अच्छे से। इसके बाद में आर्टिकल जो है 16, 17 जो है वो आपको एक्सप्लेन किया है। और 1995 में डिसेबिलिटी एक्ट और पास किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर कोई भी डिसेबल होगा उसको भी इक्वल राइट होंगे, मतलब कि वो गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है। गवर्नमेंट के अंदर जो डिफरेंट स्कीम से प्रमोट करती है वो सारी चीज़ें कवर की गई है। सबसे बड़ी बात क्या है डेमोक्रेसी की, वो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म होता है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट ओपिनियन का होता है। और जब एक मीटिंग में सब मिल के बैठते हैं और एक कंसेंसस बनता है जो बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, सबके लिए काम करता है, तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। दूसरों के जो डिफरेंसेस होते हैं को अकोमोडेट करते हैं। इसके अलावा इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, तो ये भी अपन ने डिस्कस किया था यूएस के अंदर। और ये एग्जांपल भी है मिस रोज़ा का, जो अपने दिन भर अपने काम से टायर्ड हुई थी, और उससे पहले अफ्रीकन जो वहाँ के जो काले लोग हैं उनको कभी जो है वो खड़े रहते हैं जब कोई जो गोरा जो है वो, या इंग्लिश जो है वो वाइट इंग्लिश अगर वहाँ पे होता है तो वो हमेशा या तो बस में खड़े रहते हैं। अब उनको आगे वाली फ्रंट सीट में भी बैठना अलाउ नहीं था, ना वो बैठते थे। लेकिन जो मिस रोज़ा थी, शी वाज द फर्स्ट लेडी हु हैव ब्रोक दैट आइस। कब किया था ये? फर्स्ट ऑफ दिसंबर 1955। तो आप देखो तो रिसेंट, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आज हमारी जो कंट्री है वो भी 1947 में जो है फ्रीडम मिली थी। और इनफैक्ट यूएस की फ्रीडम तो हमसे 200 साल पुरानी है, उसके बाद भी जो है इनइक्वलिटी वहाँ पे थी। लेकिन हमारे यहाँ पे तो बहुत जल्दी से जो है कंट्री ने मॉडर्नाइज़ किया है। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है तो आपको पता ही है, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। चैलेंजेस हैं क्योंकि हर एक यहाँ पे कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन बहुत ही डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा से मतलब ये है कि बहुत अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग कास्ट किसी भी और कंट्री में नहीं मिलते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे कंट्री, एक इंसान का रूल होता है डिक्टेटरशिप बोलते हैं, किंग का रूल होता है तो मोनार्की बोलते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, ये दोनों मेंशन है तो डिलिब्रेशन नेगोशिएशन होगा, both of these. Third, democracy is based on the principle of equality. फिलअप है, ये भी इजी है। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी आपको दे रखा है, आप कर लोगे। इसमें जो सबसे इसके अंदर जो सारी चीज़ें मैंने कही, कब पास हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल के अंदर अनटचेबिलिटी है वो भी है, आर्टिकल जो है मेंशन कर रखा है, तो आप ये देख लीजिए। आर्टिकल 17 है, मेंशन कर रखा है, देखिए ये रहा पेज नंबर 133 में। खैर हम बात करते हैं इसके बाद स्टेट ऑफ टू वेज ऑफ आर्टिकल 15। तो 15 के अंदर से 2 लिखना है आपको, वो भी अब आपको अभी बता दिया था। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर नॉन डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी कैसे बेटर है नॉन। तो आपको बेसिकली डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स लिखने हैं और उसके अगेंस्ट में लिखना है। तो डेमोक्रेसी के बेट क्या है, तो आप मोनार्की से कंपैरिजन कर लीजिए वन। तो ये मैंने अभी तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। और आप चाहें तो जो इसकी की फीचर है ऑफ डेमोक्रेसी, इसको जो पेज नंबर 130 पे है, इसको आप कर सकते हैं। इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ डेमोक्रेसी की दे रखी है। और
जो ये इसके ऑपोजिट जो किसी भी और सिस्टम है उसके अंदर नहीं मिलती है, तो आप लिख सकते हो। तो पेज नंबर 130 पे इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉर्मल इक्वलिटी ऑफ पीपल, व्हाट डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट। तो सही, ये भी फॉर्मल इक्वलिटी पेज नंबर 132 के ऊपर है। ये पैरा पूरा फर्स्ट पैरा, और क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट्स आपको इसमें मेंशन करने हैं, प्रोविज़न नहीं लिखने हैं इसके अंदर। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें है, गिव एन अकाउंट ऑफ द कास्ट एंड रिलीजियस इनइक्वलिटी इन इंडिया। अब तो कास्ट के बारे में और रिलीजियस इनइक्वलिटी के बारे में आपको लिखना है। तो दोनों के जो हैं आपको इसमें, मैंने आपको ऑल दो चैप्टर पढ़ाते वक्त बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अभी ब्रीफ में समझाया है। ये कास्ट इनइक्वलिटी पेज नंबर 131 के ऊपर है, और उसी के नीचे रिलीजियस इनइक्वलिटी के बारे में पूरा कंप्लीट है। इसके अंदर से आपको जो है आंसर लिखना है, तो ये आप कर लेंगे। चैप्टर सेकंड की बात करें, 22 की बात करें, तो ये तो मैंने अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही पढ़ा है। और इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं, व्हाट इज़ अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, मतलब राइट टू वोट होता है अवेलेबल टू एवरी इंडियन सिटीजन, और किसके लिए अवेलेबल है, ये केवल 18 साल के से ऊपर होना चाहिए, और किसी भी कास्ट कम्युनिटी ग्रीड का होना हो। इलेक्शन क्या है, इलेक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वोटर्स ऑफ ए कंट्री वोट फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट टू चूज एज देयर रिप्रेजेंटेटिव विच कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये इलेक्शन पेज नंबर 137। डिफरेंट बॉडीज है, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी बॉडी, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद है इलेक्शन कैन बी, दो तरीके से, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, जिसके अंदर आप खुद वोट कास्ट करते हो और आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो बैलेट पेपर के थ्रू, जैसे लोकसभा के इलेक्शन या विधानसभा के इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन जब आपके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो फर्दर जो है वो दूसरे हाउसेस के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जैसे अपर हाउस या राज्यसभा के लिए या विधान परिषद के लिए, तो उसको इनडायरेक्ट है। या प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता है तो वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन आप जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हो, बल्कि आपके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, इसके जब लाइक माइंडेड पीपल गैदर होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो एक्चुअल में आपके जो है सेम एम और सेम बिलीफ के होते हैं, और आप वोट कास्ट करके उनको इलेक्शन के थ्रू आप उनको या तो आप उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अलाउ करते हैं, या फिर आप जो है किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो है दिया हुआ है। फिर पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या है ये भी है। टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में ये बोला था कि कौन कौन सा पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं। फिर इलेक्शन प्रोसेस, तो इलेक्शन प्रोसेस कैसे हेल्ड होता है। इलेक्शन प्रोसेस, लोकसभा अलग होता है, राज्यसभा अलग होती है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन या फिर लोकल पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो या फिर वार्ड के इलेक्शन हो। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वार्ड में जो आते हैं उसके वार्ड मेंबर्स के जो होते हैं उनके इलेक्शन हो, ये सब कौन जो है वो कंडक्ट कराता है, ये इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। इलेक्शन कमीशन जो है एक ऑटोनमस बॉडी है, मतलब, और ये ऑटोनमस बॉडी का मतलब क्या कि उसका गवर्नमेंट के जो है किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती, वो अपने आप में एक स्वायत्त है, ऑटोनमस है। और
फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं जब भी कहीं इलेक्शन होते हैं तो उस रीजन, उस अगर स्टेट में इलेक्शन होता है उस स्टेट, और अगर कंट्री में होता है तो पूरी कंट्री के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, गवर्निंग बॉडी जो भी है, वो कि सारे के सारे सीधे ऑर्डर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से लेते हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उनका उस वक्त जो है उनके किसी को भी उनसे जो है वो सारा उनका पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं गवर्नमेंट से, और इट बिकम पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, एंड दिस इज हाउ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैन बी कंडक्टेड। कोलिजन गवर्नमेंट क्या है? तो कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, कितनी बार गवर्नमेंट कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी ये भी बताया था। कोलिजन गवर्नमेंट एक से ज़्यादा गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मेजोरिटी नहीं आती है, तो उस टाइम में क्या होता है, 2 3 4 मिल के आपस में जो मैजिकल फिगर क्या, जो एक गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए जितने नंबर चाहिए, नंबर मतलब कि सपोज़ टोटल 100 सीट्स हैं किसी भी जो स्टेट के अंदर या फिर कंट्री के अंदर, और तो उसका मेजॉरिटी जो होगी वो 50 सीट्स होंगी। 50 किसी को 51 आ गई तो वो उसके पास में जो है वो नंबर है जो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। अगर सपोज़ किसी के पास भी 51 सीट्स नहीं आई है तो इस केस में क्या होता है, 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी गेट टुगेदर एंड मेक श्योर कि उनके सारों के नंबरों का जोड़ जो है वो 51 या उससे ऊपर हो, उस केस में वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। इसको कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या होता है, हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो किसी न किसी खास जो है ग्रुप ऑफ वोटर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो हर अगर 2 से 3 से 4 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ होती है तो हर एक जो वोटर हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो पार्लियामेंट या फिर स्टेट जो गवर्नमेंट होता है उसके अंदर होता है, वो उनकी वॉइस रखता है, उनके जो भी वेलफेयर के लिए जो काम होते हैं वो पूरा करता है, और गवर्नमेंट की फंक्शन में एक जो हर एक की जो उस जो एक विचारधारा है उसको जो है ध्यान में रखते हैं, तो एक कंसेंसस बनता है। तो ये तो है पॉजिटिव पॉइंट। और नेगेटिव पॉइंट क्या है, कोई जो है किसी खास जैसे अगर कोई जिसकी विचारधारा जो है वो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही, सपोज़ अभी प्राइवेटाइजेशन करने का जो है टाइम है और कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो, सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर में रहे, तो उस केस में क्या होता है कि और अगर जो डेवलपमेंट के रास्ते में प्राइवेटाइज ये डिसीजन आ रहा है तो वो जो डिसीजन होता ही नहीं है, क्योंकि उस केस के अंदर क्या रहता है कि डिसीजन जो है वो हो नहीं पाता है, क्योंकि वो आपस में जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साथ में नहीं आते। मैं इतना सारा एक्सप्लेन इसलिए आपको कर रहा हूँ कि इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके इस बुक के अंदर है शायद। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मल्टी लेवल और MCQs हैं और फुल ये तो आप कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ। बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो आपको सीधा सीधा ये पता पड़ जाएगा। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज एरिया वेयर द ऑन द बेसिस ऑफ ए पॉपुलेशन जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है और उसमें इलेक्शन कंडक्ट होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड इन वन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑफ कोर्स वन। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल पार्टी सिस्टम एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज? सिंगल पार्टी सिस्टम क्या है जिसमें एक इस पार्टी, एडवांटेज क्या है कि डिसीजन फटाफट होता है। सिंगल पार्टी एक ही पार्टी होगी, कोई भी डिसीजन अटकता नहीं है क्योंकि वो फटाफट लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? गलत डिसीजन सही डिसीजन हमेशा वो ले लेते हैं। चाइना के अंदर क्या होता है, पब्लिक जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी जो वॉइस होती है उनको उनकी वॉइस को सुना ही नहीं जाता है।
तो ये सारे व्हाट इज़ अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मैंने बता दिया आपको। फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है, ये भी आपको ये क्या कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो उसके अंडर में सारे मशीनरीज आ जाती है, गवर्नमेंट मशीनरी, इस वजह से वो फ्री और फेयर इलेक्शन होता है। फ्री और फेयर इलेक्शन ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ वो होगा कि जो करप्ट और बुली लोग हैं या जो करप्शन करते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये भी आपको एक्सप्लेन किया था। एडवांटेज क्या है कि लाइक माइंडेड पीपल, जो लोगों के सच में अपलिफ्टमेंट के लिए आते हैं, वो अपना सारा जो काम है वो अपना काम वो मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी, और वैसे लोग ही आपस में मिल के पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं। तो ये तो एडवांटेज हुआ। और साथ में आपका इस पॉलिटिकल पार्टी वाले पोर्शन जो है उसमें आपको लिखा हुआ भी है, वहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक के साथ में आप ऐड भी कर सकते हो कोई चीज़। और सिंस आपको ये बहुत छोटा सा लिखना है, ये मेरे ख्याल से हाँ ये है ब्रीफ लिखना है, तो ब्रीफ में आप लिख दीजिएगा इसको। और डिसएडवांटेज क्या पॉलिटिकल पार्टी का कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कई बार पावर के लिए करप्शन या फिर करप्शन का रास्ता अपनाती है, या फिर रिलीजियस कार्ड खेलती है, या कास्टिज्म को बढ़ावा देती है। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि पावर से वेल्थ एक्वायर करना चाहती है। तो ये रहा आपका पेज नंबर 138 के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फिर अगर अपन लॉन्ग टाइम डिटेल क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इलेक्शन क्या है पेज नंबर 137 के ऊपर, और 138 पे डायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन, और दो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। इसके बाद में हाउ इज कॉल्यूशन गवर्नमेंट फॉर्म एंड व्हाट इज द एडवांटेज डिसएडवांटेज, आई हैव ऑलरेडी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड इट अभी थोड़ी देर पहले, इसी 140 पेज के ऊपर है, तो आप लिख लीजिएगा इसको। व्हाट इज बाई पार्टी सिस्टम एंड व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टी पार्टी। तो बाई पार्टी का जहाँ पे दो पार्टी हो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। और ओके वेयर इट इज़ पेज नंबर 139 के ऊपर आप देखिए बाई पार्टी ये रहा, और मल्टी पार्टी ये रहा। मैंने दोनों बता दिए, यूएस और इंग्लैंड के अंदर जो है वो बाई पार्टी है, और इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी है। इसके बाद में है लास्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। तो इलेक्शन प्रोसेस का अकाउंट देना है पूरा, तो आपको पूरा अच्छे से इलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको एक्सप्लेन करना है A to Z। ये रहा पेज नंबर 139 पे, मतलब कि इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन करती है, इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पॉपुलेशन के बेस पे होता है, लोकसभा इलेक्शन होता है, फिर विधानसभा होता है, फिर लेजिस्लेटिव इलेक्शन होता है, ठीक है ना, अपर हाउस का इलेक्शन होता है, मतलब राज्यसभा, जैसे मैंने बताया पंचायत मेंबर के इलेक्शन होते हैं, विलेजेस के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और काउंसलर का इलेक्शन जो इलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए टाउन के अंदर वार्ड मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटीज़ के अंदर होता है, और जो छोटी जगह होता है वो वार्ड होता है। तो इलेक्शन प्रोसेस जो कंडक्ट होता है वो किसके सुपरविजन में होता है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड या ऑटोनोमस बॉडी कॉल्ड इलेक्शन कमीशन। तो ये पूरा इसके बारे में और नेक्स्ट पेज में डिटेल में है, तो आप इसको आपको यू हैव टू राइट इट। तो ये चैप्टर भी आपका मैंने अभी फटाफट से करवा दिए हैं। थैंक यू।